नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आर्य न्यूज के सभी दर्शकों को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपको बताते चलें कि अयोध्या शोध संस्थान की पुस्तक का विमोचन रामकथा पार्क में कार्यक्रम का आयोजन होगा। शाम 6 बजे दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू होगा। 12 लाख दीपों का प्रज्वलन जो है वो किया जाएगा और राम की पैड़ी पर एक साथ 9 लाख दीप जलेंगे। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। दिवाली पर अखिलेश यादव की अपील है। उन्होंने लोगों और किसानों से अखिलेश की अपील की है किसानों से। आपको बता चले कि लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाए। अखिलेश ने कहा है कि किसान स्मृति दीप जलाएंगे और अन्नदाताओं का मान भी बढ़ाएंगे। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कल दिवाली है और आज देश में छोटी दीपावली मनाई जा रही है, भव्य तरीके से मनाई जा रही है। जहां एक तरफ अयोध्या में दीपोत्सव किया जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यहां पर अपील की है कि किसान स्मृति दीप प्रज्वलित करें सभी लोग। अन्नदाताओं का इससे मान बढ़ेगा, ये कहना अखिलेश यादव का। ट्वीट किया है, आपको बताते चले अखिलेश यादव ने ट्वीट करके किसानों के समर्थन में दीप प्रज्वलित करने का आग्रह अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ते हैं। इटली और ब्रिटेन का 5 दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार की सुबह दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनका विमान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। आपको बताते चले भारतीय समय अनुसार पीएम मोदी मंगलवार रात को 11 बजे ग्लासगो से दिल्ली के लिए उड़ान भरे थे और ग्लासगो से हिंदुस्तान रवाना होने से पहले पीएम मोदी को विदाई देने ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में वहां पर भारतीय मूल के लोग पहुंचे थे। लोगों की गुजारिश पर पीएम मोदी ने भी ढोल पर थाप दी। ग्लासगो में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मानवता को बचाने के लिए सूर्य के साथ चलना होगा। पीएम मोदी ने एक सूर्य और एक विश्व एक ग्रिड दुनिया के लिए जरूरी का नारा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु शिखर सम्मेलन में विश्व के कई नेताओं के साथ 2 दिनों की गहन चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारत ने न केवल पेरिस प्रतिबद्धताओं को पार किया है बल्कि अब अगले 50 वर्षों के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा भी निर्धारित किया गया। उन्होंने कहा है कि लंबे समय के बाद कई पुराने दोस्तों को आमने सामने देखना और कुछ नए लोगों से मिलना अद्भुत था। मैं अपने मेजबान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और मनोरम ग्लासगो में गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए स्कॉटलैंड के लोगों का भी आभारी हूं। स्वदेश वापसी से पहले रंगीन भारतीय पोशाक पहने भारतीय समुदाय के लोगों ने उन्हें विदाई देने के लिए जमा हुए थे वहां पर। और इस दौरान भारत लौटने से पहले पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ ड्रम बजाया था। तो दुनिया में कोरोना वायरस महामारी ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका पर बरपाया, लेकिन अब अमेरिका की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। इस बीच अमेरिका में बच्चों की वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे अभिभावकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अमेरिका में 8 नवंबर से बच्चों को फाइजर की वैक्सीन मिलेगी। इसको लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यह हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है। एएफपी ने सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिका 5 से 11 साल के बच्चों के लिए कोविड-19 की शुरुआत कर सकता है। अमेरिकी सीडीसी के सलाहकारों ने सर्वसम्मति से इस कदम का समर्थन करने के कुछ घंटों बाद एक घोषणा की। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में बाइडेन ने कहा है कि आज हम कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि महीनों बाद अमेरिका में बच्चों की वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे माता पिताओं का इंतजार खत्म हो गया। अमेरिका ने कहा है कि यह फैसला बच्चों द्वारा दूसरों को वायरस फैलाने की आशंकाओं को कम करेगा। यह वायरस को हराने की हमारी लड़ाई में हमारे देश के लिए एक बड़ा कदम है। बताते चले कि अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने शुक्रवार को 5 से 11 साल के बच्चों में टीके के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी थी। एफडीए ने छोटे बच्चों में फाइजर के टीके की 10 माइक्रोग्राम खुराक को अधिकृत किया है। वहीं 12 साल और उससे ज्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए मूल शॉट जो है वो 30 माइक्रोग्राम है।
तो ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनुपस्थिति को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन पर निशाना साधा। बाइडेन ने कहा है कि COP26 में हिस्सा न लेकर चीन ने बड़ी गलती की है। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है, बावजूद इसके चीन शामिल नहीं हुआ। बाइडेन ने चीन के अलावा रूस की भी बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर आलोचना की। बैठक के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने पूछा कि सम्मेलन में चीन, रूस और सऊदी अरब सहित अन्य देशों की अब तक की भूमिका आखिर क्या रही है। इसके जवाब में बाइडेन ने कहा कि तथ्य ये है कि चीन एक विश्व नेता के रूप में दुनिया में एक नई भूमिका पर जोर देने की कोशिश कर रहा है। इस सम्मेलन में शामिल नहीं होना चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बड़ी गलती है। पुतिन को लेकर बाइडेन ने कहा कि रूस का जंगल जल रहा है और उनके राष्ट्रपति इस मुद्दे पर चुप बैठे हुए हैं। जिनपिंग ने पिछले साल मध्य जनवरी में म्यांमार की यात्रा से लौटने के बाद कोई विदेश दौरा नहीं किया, जिसके पीछे कोरोना वायरस प्रकोप को बड़ा कारण माना जा रहा है। आपको बताते चले, हालांकि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैश्विक कार्यक्रमों को संबोधित करते रहे हैं। जिनपिंग ने 30 अक्टूबर को रोम में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। तो G20 शिखर सम्मेलन और COP26 में भाग लेकर देश लौटने के तुरंत बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कम कोरोना वायरस टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में कोविड के टीकों की पहली खुराक के 50% से कम कवरेज और दूसरी खुराक से कम कवरेज वाले जिले शामिल होंगे। प्रधानमंत्री झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, अन्य राज्यों के कम टीकाकरण कवरेज वाले 40 से ज्यादा जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगी और इस मौके पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस बैठक में उन जिलों को शामिल नहीं किया गया है जहां टीकों की पहली खुराक देने की दर 50% से कम है और दूसरी खुराक देने की दर बेहद कम। देश में मंगलवार तक कोविड-19 रोधी टीकों की 107 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि मंगलवार को शाम लगभग 3,38,574 खुराक दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को कहा था कि भारत की 78% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक जबकि 38% को दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। मंत्रालय ने रेखांकित किया कि देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के उपकरण के रूप में टीकाकरण कवायद की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। चलिए पंजाब का रुख करेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को प्रदेशाध्यक्ष बनाने पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को संरक्षण दिया, कांग्रेस को एक दिन पछताना पड़ेगा। इधर पंजाब के मंत्री राजकुमार वेरका ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी प्रेम में कैप्टन पंजाब के विरोधियों से हाथ मिला रहे हैं, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा और नई पार्टी बनाने के ऐलान से पंजाब कांग्रेस में हलचल अब तेज हो चुकी है। पार्टी नेताओं के टूटने के डर से देर रात तक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चली। राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश चौधरी समेत तमाम नेता इस बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस से इस्तीफा देने से कुछ दिन पहले ही सिंह ने उन अटकलों को खारिज किया था जिसमें कहा गया था कि उन्हें मनाने के लिए कांग्रेस के साथ पिछले दरवाजे से उनकी बातचीत चल रही है। अमरिंदर सिंह ने 7 पन्ने के त्यागपत्र में गांधी परिवार की आलोचना की और कहा उन्हें राज्य की सरकार से हटाने के लिए साजिश रची गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिद्धू की इतनी ही उपलब्धि थी कि वह मुझे और मेरी सरकार को नियमित रूप से अपशब्द कहते थे। मैं उनके पिता की उम्र का हूं, लेकिन फिर भी वो निजी और सार्वजनिक रूप से मेरे विरुद्ध भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते थे। अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी सिद्धू को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार दीपोत्सव पर अयोध्या में 12 लाख दिए जो है वो प्रज्वलित करेगी। इन 12 लाख दियों में 9 लाख सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे और आपको बता चले 3 लाख दिए अयोध्या के मठ में
मंदिरों में प्रज्वलित किए जाएंगे। ये सभी दिए शाम 6 बजे प्रज्वलित किए जाएंगे। 12 लाख दिए के साथ ही योगी सरकार अयोध्या में दिए जलाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी शामिल होंगे। इस दौरान सीएम योगी सरयू आरती भी करेंगे। बताते चले कि पिछले साल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दीपोत्सव पर 6 लाख दिए जो हैं वो प्रज्वलित किए थे। सरकार के मुताबिक सोमवार से शुरू होकर 5 दिनों तक चलने वाले समारोह के दौरान रामलीलाओं का मंचन, 3D होलोग्राफिक प्रदर्शन, लेजर शो और आतिशबाजी की होगी। बताते चले कि पिछले साल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दीपोत्सव पर 6 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित किए थे। सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार से रामलीलाओं का मंचन भी किया जा रहा है। इसके अलावा 3D होलोग्राफिक और लेजर शो और आतिशबाजी भी की जाएगी। अयोध्या में रामलीला का मंचन करने के लिए श्रीलंका से एक सांस्कृतिक टीम को बुलाया गया। नेपाल के जनकपुर से आई टीम सोमवार को रामलीला का मंचन करेगी, जबकि जम्मू कश्मीर, गुजरात, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से आई टीमें 5 दिनों तक चलने वाले समारोह के दौरान इसका मंचन करेंगी। तो दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है और आज वो दिन है जब सभी इस त्योहार को मना रहे हैं। इस दिन भगवान कृष्ण, हनुमान जी, यमराज और मां काली के पूजन का विधान है। लोग इसे छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ ही इस दिन रूप चौदस और काली चौदस जैसे कई त्योहारों का आयोजन होता है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आज के पौन पर्व के महत्व को समझते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस चतुर्दशी को रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली के एक दिन पहले आने वाली इस चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहते हैं। आज के दिन संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन अत्याचारी राक्षस नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। आपको पता चले प्राग ज्योतिषपुर के राजा भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को मुक्त कराया था और इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई गई थी। दूसरी कथा के अनुसार पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा रंतिदेव को जब यमदूत नरक ले जाने लगे तो उन्होंने कहा, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर क्यों नरक ले जा रहे हो? यमदूत ने कहा कि एक बार आपके द्वार से एक विप्र भूखा लौट आया था, या उसी पाप का कर्म के फल है। तब रंतिदेव ने कहा था कि मुझे इसके प्रायश्चित का 1 वर्ष दे दीजिए। यमदूतों ने 1 वर्ष दिया तो राजा ऋषियों के पास पहुँचे और उन्होंने इस पाप से छूटने का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने बताया कि कार्तिक मास के चतुर्दशी को व्रत रखने के बाद ब्राह्मण भोज कराएं तो आप इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। बस उसी दिन से पाप और नरक से मुक्त के लिए भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित हो गया। नरक चतुर्दशी के महत्व के बारे में कहा जाता है कि आज के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल लगाकर और पानी में चुरचुरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करके विष्णु मंदिर या फिर कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना अति लाभदायी होता है। इससे पाप कटता है, रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय होने से बाद नहाता है उसे वर्ष भर किए गए अच्छे कार्यों का फल नहीं मिलता। आज के दिन को यम के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस दिन शाम होने के बाद घर में और उसके चारों ओर दीपक जलाएं और यमराज से अकाल मृत्यु से मुक्ति और स्वस्थ जीवन की कामना करें। कई घरों में आज के दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रखाता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दियो को नहीं देखा जाता। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती है। आज के दिन को काली चौदस भी कहते हैं। काली चौदस की रात माता काली की पूजा होती है। दरअसल पूरे भारतवर्ष में रूप चतुर्दशी का पर्व यमराज के प्रति दीप प्रज्वलित कर यम के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए मनाया जाता है, लेकिन बंगाल में माँ काली के जन्मदिन के रूप में इसे मनाया जाता है, जिसके कारण आज के दिन को काली चौदस कहा गया। आज के दिन माँ काली की आराधना का विशेष महत्व है। काली माँ के आशीर्वाद से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में आज के दिन सफलता मिलती है। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। तो
तो अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। किसी घर की दीवारें नायाब होती हैं तो किसी के घर का आकार। पर क्या कभी आपने छत पर डिजाइनर पानी की टंकी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि एक जगह ऐसी भी है जहां लोग घरों की छत पर लगी पानी की टंकी को भी स्टाइलिश बनाना पसंद करते हैं। रिपोर्ट में देखिए। डिजाइनर टाइल्स, डिजाइनर फ्लोरिंग, हाईटेक दीवार के रंग, ये सब तो आम सी बात है। लोग अपने घर को सदाबहार और खूबसूरत बनाए रखने के लिए काफी जतन करते हैं। पर अगर हम आपसे कहें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर की छत पर लगाए जाने वाली साधारण सी पानी की टंकी को भी डिजाइन करवाते हैं, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं। तो जरा अब इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये किसी फिल्म का सेट नहीं है और ना ही ये किसी तरह की प्रदर्शनी है, बल्कि ये है पंजाब के जालंधर में बसे छोटे से गांव उप्पल भूपा की तस्वीरें, जहां लोगों ने अपने घरों की छत पर डिजाइनर पानी की टंकियां बनवाई हैं, जिन्हें लोग दूर दूर से देखने आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा शौक है, भला पानी की टंकी कौन डिजाइन करवाता है? तो आपको बता दें कि उप्पल भूपा के लोगों को इसका खासा शौक है और इसे एक स्टेटस सिंबल के रूप में माना जाता है। इसीलिए यहाँ के लोग ऐसी पानी की टंकियां बनवाते रहे हैं। दरअसल यहाँ के ज्यादातर लोग देश के बाहर रहते हैं। जालंधर पंजाब के कई गांवों में लोगों ने घरों की छतों पर अपने स्टेटस के अनुसार वाटर टैंक के डिजाइन लगवाए हुए हैं। यही नहीं, बल्कि यहाँ के गांव में लोगों की पहचान उनके घरों पर बने पानी की टंकियों से होती है। अगर किसी की छत पर आर्मी का टैंक दिख जाए तो समझ जाइए कि उसके घर से कोई न कोई आर्मी में जरूर है। तो वहीं अगर किसी की छत पर प्लेन दिखे तो समझ जाइए कि उसके घर में एनआरआई रहता है। पर ये टंकियां सिर्फ देखने भर की नहीं होती, ये टंकियां घर में रहने वालों की प्यास भी बुझाती हैं। अब आपको बताते हैं कि कहां-कहां है इस तरह की टंकियां। तो बता दें कि पंजाब के जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर और देओबा के कई गांवों के मकानों पर पानी की टंकी पर हवाई जहाज से लेकर ट्रैक्टर बने हुए हैं। तो वहीं जालंधर के उप्पला गांव में तो हर घर के ऊपर जहाज ही जहाज नजर आते हैं। इस कारण से इस गांव के लोग अब जहाज वाले गांव के नाम से भी जानने लगे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन टंकियों का इस्तेमाल लोग पानी को स्टोर करने के लिए करते हैं, इसीलिए इनका आकार भी काफी बड़ा होता है। जालंधर में रहने वाले संतोष सिंह ने तो अपने घर के ऊपर एक विशाल हवाई जहाज बनवा डाला, जो कि तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देता है। तो वहीं इसी इलाके के तरसीम सिंह ने अपनी छत पर पानी का जहाज बनवा डाला है। दरअसल 70 साल पहले तरसीम सिंह पानी के जहाज द्वारा ही हांगकांग गए थे और 1995 में वो वापस पंजाब आ गए। तब उन्होंने इस जहाज के आकार की पानी की टंकी को अपने घर की छत पर लगाने की सोची और तब से उनका घर पानी के जहाज वाला घर के नाम से जाने जाने लगा। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की टंकी भी मौजूद है और यहाँ के घर के ऊपर सिख महिला माई भागो की प्रतिमा बनी है। वाटर टैंक पर बनी ये प्रतिमा वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाती है। दरअसल माई भागो ने 1705 में मुगलों के खिलाफ सिख सैनिकों का नेतृत्व किया था और उन्हीं के सम्मान में इस टंकी को डिजाइन करवाया गया है। साथ ही अगर गाड़ियों के शौक के बारे में बात करें तो हर कोई अपने घर में बड़ी से बड़ी गाड़ी रखने के सपने देखता है, लेकिन गाड़ी रखने के शौक में एक शख्स ने तो ऐसा कर दिखाया कि जिसे देखकर खुद आनंद महिंद्रा इस व्यक्ति के कारनामे की प्रशंसा कर उसे सलाम करने लगे। दरअसल बिहार के भागलपुर में रहने वाले इंतजार आलम ने अपने घर में महिंद्रा स्कॉर्पियो की डिजाइन में पानी की टंकी बनवा डाली और इस काम के लिए उन्होंने आगरा के कामगारों को काम पर रखा था, जिन्होंने इस पानी की टंकी का निर्माण किया है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि घर की छत पर बनी पानी की टंकी की डिजाइन हूबहू स्कॉर्पियो कार के समान है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि असली स्कॉर्पियो कार ही घर की छत पर लाकर रख दी हो। इतना ही नहीं, बल्कि इंतजार ने इस टंकी पर गाड़ी का नंबर भी लिखवा रखा है
और इस टंकी के दरवाजों से घर के चारों फ्लोर्स में पानी का कनेक्शन भी दिया है, जो कि इसके दरवाजों के पास से जा रही लाइनों के जरिए पहुंचता है। सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें बेहद वायरल हुई। तो वहीं इस तस्वीरों को देखते हुए महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी रिएक्शन देते हुए लिखा, इसी को मैं राइज स्टोरी कहता हूँ। स्कॉर्पियो राइजिंग टू द रूफटॉप, मालिक को सलाम और सराहना। हम उनकी पहली कार के लिए उनके स्नेह को सलाम करते हैं। वाकई कुछ लोग अजीबोगरीब शौक रखते हैं और इसी बीच डिजाइनर टंकी का ये शौक देखने वालों के लिए बेहद आकर्षक है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। चलिए इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।